जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं संघ राज्य क्षेत्र और उनके प्रशासन के बारे में। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि इसका गठन किस प्रकार से किया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों का जो गठन का प्रावधान किया गया था, तो देखिए जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद जो एकीकरण किया गया था, तो एकीकरण के बाद जो भारतीय राज्य थे इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। ए, बी, सी और डी के अंतर्गत बांट दिया गया था। ए श्रेणी के अंतर्गत कुल मिलाकर 10 राज्य आते थे, बी श्रेणी में 8, सी में 9 और डी में एकमात्र जो था वो था अपना जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। इस प्रकार से ये 4 श्रेणियां बनाई गई थी। ठीक है, इन 4 श्रेणियों में क्या विशेषता थी? ए श्रेणी में जो रियासतें आती थी उनमें वो रियासतें थी या फिर वो राज्य थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे या जिन्हें हम पहले ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते थे। बी श्रेणी के अंतर्गत वो रियासतें आती थी जिनका गठन बहुत सारी रियासतों से मिलकर एक बड़ी रियासत या एक बड़े राज्य का गठन किया गया था, वो आती थी। और सी श्रेणी के अंतर्गत वो राज्य आते थे जिनका गठन तो रियासतों के एकीकरण से किया गया था लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे थे। ठीक है, और डी श्रेणी में आ गया अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया था। उसके बाद देखिए 1953 में एक आयोग का गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए, जिसका नाम आता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953 में इसका गठन किया गया था और इसी की सिफारिशों पर फजल अली आयोग की सिफारिशों पर ही 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? ये जो 4 श्रेणियां थी इन श्रेणियों को समाप्त कर संपूर्ण भारत के जो राज्य क्षेत्र थे इनको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक में आ गए थे राज्य और दूसरे में क्या आ गए थे? संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में जिसे हम यूटी बोल देते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में बात की जाए तो भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो संघ राज्य क्षेत्रों का या केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन चलाया जाता है उसका वर्णन संविधान के भाग 8 में दिया गया है। कौन से भाग में दिया गया है? भाग 8 में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें मात्र 3 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक, 41 तक। ठीक है, 3 अनुच्छेदों में ही इनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 239 क्या कहता है? अनुच्छेद 239 में यह दिया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश आते हैं, इनका जो प्रशासन किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति डायरेक्ट खुद तो प्रशासन संभाल नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है? इन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक प्रशासक को नियुक्त करता है। प्रशासक को नियुक्त किया जाता है और इन प्रशासकों को अलग अलग संघ राज्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो नाम भी किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, चंडीगढ़ के जो प्रशासक आते हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? चीफ कमिश्नर के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहें तो उसे मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की बात करते हैं, पांडिचेरी की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, तो वहाँ के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? प्रशासक के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो भी नाम दिए जाते हैं, जिन क्षेत्रों के प्रशासकों के जो नाम दिए जाते हैं, चाहे वो मुख्य आयुक्त हो, उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो, ये सभी नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उन सब का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाया जाता है। उसके बाद देखिए, जो प्रशासक होते हैं इनका क्या काम होता है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रशासक होते हैं, जिन संघ राज्य क्षेत्रों में जो प्रशासक होते हैं, वो उन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस आधार पर चलाते हैं, किस कानून के तहत चलाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं या जो मुख्य आयुक्त है, वो सारा का सारा जो संसद की प्रक्रिया होती है,
संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाते हैं। संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, उस राज्य में उस संघ राज्य क्षेत्र में अगर कोई विधानमंडल है, उस संघ राज्य क्षेत्र में अगर कोई विधानमंडल है तो उस विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या चलाया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है। और प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, प्रशासक के द्वारा ही चलाया जाता है। और प्रशासक जो होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाता है। प्रशासक का काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि राज्यों के अंदर राज्यपाल का कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने विधानमंडल की बात की है, तो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा कि मूल संविधान में इनके लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल का या मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 239 में संसद को यह शक्ति दी गई थी कि वह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है उनका प्रशासन चलाने के लिए। और इसी के तहत अनुच्छेद 239 की शक्ति का प्रयोग करते हुए 14वां संविधान संशोधन किया गया। 14वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1962 में किया गया। और अनुच्छेद 239 के तहत एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया जिसको हम जानते हैं अनुच्छेद 239 क के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद 239 क में यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल बना सकती है, विधानमंडल का निर्माण कर सकती है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 239 क के तहत ही, जिसे हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं वर्तमान में, वहां पर विधानसभा का गठन किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 239 क के तहत किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पुडुचेरी में जो विधानसभा का गठन किया गया था उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि पुडुचेरी में विधानसभा का जो गठन किया गया था वो किस प्रक्रिया के तहत किया गया था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 239 क यह साफ साफ कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी विधानसभा का गठन किया जाएगा तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे एक संसदीय विधि के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, संविधान संशोधन किसे माना जाता है, जब भी संसद में विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है या कोई गठन किया जाता है किसी भी राज्य के अंदर या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा का, तब उसे संविधान संशोधन माना जाता है। यानी कि संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। लेकिन 239 क के तहत जब भी किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा का गठन किया जाता है तब यह प्रक्रिया साधारण बहुमत से पूरी की जाती है, ठीक है। साधारण बहुमत से पूरी की जाती है और साधारण बहुमत से जो भी संविधान में संशोधन किया जाता है उसे कभी संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पुडुचेरी में जो विधानसभा का गठन किया गया था वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, अनुच्छेद 239 क के तहत किया गया था। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो विधानसभा का गठन किया गया था वो याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1992 में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि पुडुचेरी में तो कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था विधानसभा के गठन के लिए, लेकिन दिल्ली में जब भी विधानसभा का गठन किया गया था तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली का जो प्रशासन चलाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली का प्रशासन, अब देखिए दिल्ली का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है। देखिए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उसके बाद जो एकीकरण किया जा रहा था उस समय से लगातार 69वें संविधान संशोधन तक दिल्ली में लगातार परिवर्तन किया गया, प्रशासन को चलाने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें
जिस समय एकीकरण हुआ था या भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय क्या था, वहां पर दिल्ली के अंतर्गत एक 48 सदस्य विधानसभा थी। 48 सदस्य क्या थी, विधानसभा थी, और यहां पर एक मंत्री परिषद भी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 7वां संविधान संशोधन हुआ और दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया, उसके बाद क्या किया गया, इसकी जो विधानसभा थी, इस विधानसभा को वहां से समाप्त कर दिया गया और इसका प्रशासन चलाने के लिए एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिस प्रकार से आज वर्तमान में चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर है, उसी प्रकार 7वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली का भी प्रशासन चलाने के लिए एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद भी वहां की जनता जो थी वो संतुष्ट नहीं थी पूरी तरह से। तो इसके लिए 1966 में एक काम किया गया, संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। 1966 की बात करते हैं हम। 1966 में एक विधेयक पारित किया गया जिसे हम जानते हैं दिल्ली प्रशासन विधेयक। दिल्ली प्रशासन विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दिल्ली प्रशासन विधेयक के तहत 1966 में क्या किया गया, एक अंतरिम महानगर परिषद का गठन किया गया। अंतरिम महानगर परिषद का गठन कहां पर किया गया, दिल्ली में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, दिल्ली प्रशासन विधेयक के द्वारा किया गया था। और इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य थे, 47 सदस्य थे। लेकिन ठीक एक साल के बाद यानी 1967 में क्या कर दिया गया, जो अंतरिम महानगर परिषद थी इसको समाप्त कर एक नया प्रावधान किया गया जिसको नाम दिया गया नवीन महानगर परिषद। नवीन महानगर परिषद नाम दिया गया। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया, जो इसकी सदस्य संख्या थी उसको 47 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 64 कर दिया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया, इसकी जो कार्यपालिका शक्तियां थी वो दे दी गई उपराज्यपाल को। एक नया पद सृजित किया गया जिसे नाम दिया गया उपराज्यपाल। ठीक है, और जो सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां थी वो किसके पास थी, उपराज्यपाल के पास थी। नवीन महानगर भी यहां पर स्थापित कर दिया गया था 1967 में। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, पूरी तरह से दिल्ली की जनता असंतुष्ट थी क्योंकि उन्हें यह व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके लिए क्या किया गया, 1987 में एक समिति का गठन किया गया। 1987 में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में, आर.एस. सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसको हम जानते हैं दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1987 में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था, दिल्ली के प्रशासन को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुझाव देने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगले ही साल 1988 में एक और समिति का गठन कर दिया गया जिसका नाम था बालकृष्ण समिति। क्या नाम मिलता है, बालकृष्ण समिति नाम मिलता है। और देखिए बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर ही, इस समिति की सिफारिश पर ही क्या किया गया, 1992 में 69वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन किया गया और दिल्ली में अब जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर ही लागू की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 69वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके तहत 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से आ जाएंगे, अनुच्छेद 239 क और दूसरा कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 239 ख आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 239 क में क्या किया गया, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जो वर्तमान हमें नाम मिलता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, जो वर्तमान नाम हमें मिलता है दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली का जो वर्तमान नाम है
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, और 239 क ख में क्या दिया गया? जो दिल्ली की वर्तमान शासन व्यवस्था चलाई जा रही है उसका सारा का सारा प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 239 क ख में दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं दिल्ली में वर्तमान में शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जा रही है अनुच्छेद 239 क ख के द्वारा। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 239 क ख के द्वारा क्या कहा गया कि दिल्ली का एक उपराज्यपाल होगा। ठीक है, जिस प्रकार से राज्यपाल होता है उसी प्रकार से दिल्ली के उपराज्यपाल को भी काम दिया गया है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास थोड़ी सी अधिक शक्तियां होती है, क्योंकि वो अपना कोई भी जो विचार होता है, कोई भी विधेयक जो इसके पास आता है वो सीधा राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया? दिल्ली की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होंगी, दिल्ली की समस्त कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो किस में निहित होती है? उपराज्यपाल में निहित होती है। या कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रधान होता है वो किसके पास कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का जो विधानमंडल है वो जो भी निर्णय लेता है या जो भी विधेयक पेश करता है वो स्वीकृति के लिए किसके पास जाता है? उपराज्यपाल के पास जाता है। उपराज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि उपराज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार दिल्ली का उपराज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वो अनुच्छेद 213 के तहत नहीं करता, 239 ख के तहत करता है। ठीक है, अब हम दिल्ली के विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली में पहले विधानसभा नहीं थी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा का प्रावधान किया गया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 70 सदस्य विधानसभा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 70 सदस्य विधानसभा होती है दिल्ली में। अगर हम इसके मंत्रिपरिषद की बात करें, दिल्ली की मंत्रिपरिषद की बात करें तो दिल्ली की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, ध्यान दीजिएगा कि सहित मुख्यमंत्री के सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 7 ही मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ की जो विधानसभा होती है उस विधानसभा का जो सत्रावसान किया जाता है या विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है या विधानसभा के सत्र बुलाने की शक्ति होती है, वो सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती है? उपराज्यपाल के पास होती है। और दिल्ली की विधानसभा क्या कुछ कर सकती है, किन विषयों में कानून बना सकती है, वो हम देखते हैं। अब देखिए जितने भी संवर्ती सूची के विषय आते हैं, कौन से आ जाएंगे? संवर्ती सूची के विषय आते हैं या फिर कौन से आते हैं? राज्य सूची के विषय आते हैं। इन सभी पर दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है केवल 3 विषयों को छोड़कर। ठीक है, वो 3 विषय कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाता है अपना लोक व्यवस्था, दूसरा कौन सा आ जाएगा? पुलिस, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? भूमि। ठीक है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जितने भी संवर्ती सूची में विषय दिए हुए हैं और राज्य सूची में विषय दिए हुए हैं, जो कि सभी राज्यों के पास अधिकार होते हैं, राज्यों के विधानमंडल के पास अधिकार होते हैं कि उनके ऊपर कानून बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली की विधानसभा भी इन सभी विषयों पर कानून बना सकती है केवल इन 3 विषयों को छोड़कर, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। क्योंकि ये तीनों विषय डायरेक्ट किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। इन पर जो भी कानून बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ की जो पुलिस होती है उस पर भी अधिकार किसका होता है? संसद का होता है या केंद्र सरकार का डायरेक्ट अधिकार होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। भूमि से संबंधित अगर हम बात करें तो भूमि कर से संबंधित या भूमि के बंदोबस्त से संबंधित जो भी कानून होते हैं उन पर, या कर लगाने से संबंधित होते हैं, उन पर दिल्ली की विधानसभा है जो कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की हम बात करते हैं। अन्य राज्यों में देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या फिर अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे पांडुचेरी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता है, जो सीएम होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें शपथ दिलाई जाती है।
जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मुख्यमंत्री होता है और जो मंत्रिपरिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से बात करें तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए दिल्ली का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर उपराज्यपाल क्या करे, राष्ट्रपति को यह संदेश देता है कि यहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र विफल होने से मतलब क्या हो गया कि दिल्ली का जो प्रशासन है वो 239 क के तहत नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 239 क और क ख में दिया गया है कि दिल्ली का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा। अगर इसके द्वारा दिल्ली का प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है तब वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है उपराज्यपाल और राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकता है। तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि दिल्ली विधानसभा ने जो भी कानून बनाए हैं दिल्ली के प्रशासन के लिए उनको पूरी तरह से निरस्त कर सकता है या फिर कुछ भाग को उन कानूनों के निरस्त कर सकता है व्यवस्था चलाने के लिए, या फिर अपने हिसाब से कोई व्यवस्था कर सकता है दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि अगर दिल्ली की जो विधानसभा या मंत्रिपरिषद है, दिल्ली की मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल में अगर मतभेद हो जाता है तब क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने या विधानसभा ने कोई विधेयक उपराज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा और उपराज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देना चाहता, तब उपराज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो डायरेक्ट इसको किसके पास भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो भी इस पर विचार करता है या जो भी निर्णय लेता है वही निर्णय विधानसभा को मानना होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अगर चाहे तो इसे अस्वीकार भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अस्वीकार करता है तो उपराज्यपाल भी उसे अस्वीकार कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाईकोर्ट की। दिल्ली में जो हाईकोर्ट स्थापित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों के बारे में, भारत के राज्य के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर जब भी उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है तो अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, जो यूटीज आती है, अपनी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, यहां पर जो हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 241 के तहत की जाती है। यानी अनुच्छेद 241 के द्वारा ही केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 241 की शक्ति का प्रयोग करते हुए ही संसद ने 1966 में क्या किया था? दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? 1966 में की गई। और किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 241 के तहत की गई है। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है उससे पहले दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका अपना हाईकोर्ट था। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का भी अपना एक हाईकोर्ट है। ठीक है, तो ये थी कुछ दिल्ली से संबंधित और कुछ प्रशासन केंद्र संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। आज हम बस इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर का और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है और जम्मू कश्मीर में पहले किस प्रकार से व्यवस्था चलाई जाती थी। धन्यवाद।